तो गिरावट तो चौतरफा हमें दिख रही है इस समय बाजार में। जरा समझाएं एलजी, ये हुआ क्या है? क्योंकि ऐसे कोई खराब संकेत नहीं आ रहे थे। एफआईएस का डेटा पिछले कुछ दिनों में सबसे कम खराब डेटा हमने देखा था, ग्लोबल हैंडओवर अच्छा था। तो फिर अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी देर टिकने के बाद स्पेशली ये जो 1-1.5 बजे से गिरावट शुरू हुई है, वहां से हम फिसले क्यों हैं? डीप हैंडओवर वही अच्छा होता है जो टेक ओवर में लिया जाए मतलब डाउनलोड वही अच्छा है जो अपलोड करे कोई, नहीं तो आप डाउनलोड करके छोड़ दो, कोई अपलोड ही ना करे तो फ़ायदा क्या है। जी। वैसे ही हाल है, ग्लोबल इतना अच्छा है, हम ले ही नहीं रहे तो करोगे क्या। करेक्ट। पहली चीज़ तो ये कि आज की गिरावट में 3-4 चीज़ें बहुत साफ दिख रही दीप, जो बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। पहला, एफआईएस की बिकवाली अब भी जारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले ही कल हमने थोड़ा कंफर्ट लिया कि पिछले 40-50 ट्रेडिंग सेशन की सबसे छोटी बिकवाली का आंकड़ा है। अक्टूबर में हमने एक दिन देखा था 2200 करोड़ और कल 2300 करोड़ का, लेकिन भले आंकड़ा बड़ा ना हो, बिकवाली है। अब इस कम बड़े आंकड़े या छोटे आंकड़े के बावजूद इम्पैक्ट क्यों? आज सुबह भी आपको याद होगा हम ये बात कर रहे थे कि आंकड़ा छोटा हो रहा है लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। Yes, sir. और उस इम्पैक्ट को मैं अगली कुछ लाइनों में आपको समझाना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ें जो बहुत एविडेंट है। एफआईएस की बिकवाली चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2000 करोड़ की होती है, 3 की होती है, 5 की होती है, बात इतनी है। करेक्ट। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत इस मार्केट की, अब पहले शुरुआत की एफआईएस की बिकवाली की, बाद में कमज़ोर नतीजों की आई है। अब हम इस दिक्कत को तीसरे पड़ाव पे जा रहे हैं। ये 2 दिक्कत तो जो है वो चली रही है, इसमें कोई सुधार नहीं आया। थोड़ा बहुत कमी ज़्यादा आप होते हुए देख सकते हैं, किसी दिन कम हो जाएंगे, किसी दिन ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे किसी दिन एफआईएस ने कम बेच दिया, किसी दिन वापस ज़्यादा बेच देंगे। किसी दिन कोई 1-2 रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे और किसी दिन वापस खराब हो जाएंगे। ब्रिटानिया 6% गिरने के बाद 6% और घट जाता है, ये खराब नतीजे है। राइट। तो दोनों फैक्टर अभी तक चल रहे हैं। अब तीसरा फैक्टर जो काम करता हुआ दिख रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई कमजोरी की शुरुआत इस तीसरे फैक्टर से हो रही है। नंबर 1, फंसे हुए ट्रेडर्स जो भी उछाल मिल रहा है उसमें निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। हम खुद भी ये कह रहे हैं कि जहाँ उछाल में, जहाँ पोजीशन हल्की कर सकते करिए ज़रूर, क्योंकि ये मार्केट ऐसा है कि आपको कई बार इल्यूजन देगा कि मैं बहुत बढ़ना चाहता हूँ, बहुत बढ़ना चाहता हूँ, अचानक वहाँ से घट जाएगा। बहुत बार आपको ये बताएगा कि बहुत तेज़ी से घटना चाहता हूँ और वहाँ से रिकवर भी हो जाता है। सो अब रिकवर हो ना हो, एक चीज़ तो पक्की है, घट तो पक्का रहा है, ऊपर टिक नहीं रहा है, ये तो बहुत क्लियर है। तो नीचे 23,800 और ऊपर 24,500 है। तो जैसे आप 24,300 के आसपास, 24,400 के आसपास पहुँचते हैं, वहाँ से ऐसे लुढ़कते हैं कि पूछे मत, खाया पिया निकाल देते हैं। करेक्ट। सो आप और नया ले लो तो फंस जाएंगे। सो जो ट्रेडर फंसे हैं वो उछाल में अपनी पोजीशन हल्की करें, नंबर 1। नंबर 2, अब जो दूसरी चीज़ जो जिसकी मैं बोल रहा हूँ, तीसरा फैक्टर जो काम कर रहा है, वो रिटेल लिक्विडिटी का फैक्टर काम कर रहा है। नो डाउट कल इन्वेस्टर्स जो एमफी के डेटा है उसमें एसआईपी चल रही है, वो सब अपनी जगह है। वो 2 तरह के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। एक वो है जो म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर सिस्टमेटिकली पैसा लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, वो उनका व्यू 1-2 महीने 3 महीने का नहीं है, 2-3 साल का व्यू है, उन्हें अभी तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लोग डायरेक्टली शेयर खरीदते हैं, जिनके पास डिलीवरी है, जो रोज़ हर वक्त भाव देखते हैं, अब वो भाव देखने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनमें पैनिक आ रहा है और वो पैनिक में बेच रहे हैं। अब उनसे भाव देखे नहीं जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई स्टॉक 150 में लिया, 300 रुपये हो गया, ठीक है, 300 के घट के वो वापस 200 रुपये हो गया, या 175 हो गया, या 150 आ गया, तो अब आपको ये लगेगा अरे पता चला मेरा तो लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट तो गया जो गया, अब घर से मेरे पैसे और ना लग जाए। तो अब एक वो डिलीवरी बेच रहे हैं। दूसरा, अगर किसी की एफएनओ में ट्रेड करने की भी आदत है, प्लस कुछ इन्वेस्टमेंट भी है, अब एफएनओ के ट्रेड में मार्क टू मार्केट लॉस आ रहे हैं, या नुकसान आ रहा है, या पोजीशन कट रही है, तो आपको नुकसान तो भरना है, तो उसके चक्कर में डिलीवरी बिक रही है। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो समझने वाली कि ऐसा नहीं कि बिकवाली का प्रेशर पहले नहीं था। बिकवाली का प्रेशर पहले कई बार आया इस बुलरन में, और पहले भी आया, अभी भी महीने 1.5 महीने से आ रहा है। लेकिन इस वक्त बिकवाली का दबाव है, साथ में खरीदारी का अभाव। अभी एक्चुअली ये मार्केट ऐसा हो गया ना जिसमें किसी को नहीं लेना। लोकल फंड्स भी हाथ रोक के धीमे धीमे ले रहे हैं, ठीक है, एफआईएस तो बेच ही रहे। अब ऊपर से रिटेल की जो बिकवाली आ रही है, जिसे हम एक तरह से बाजार में बड़ा फैक्टर मान रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलके थोड़ा सा प्रेशर डाल रही। मूड किसी का खरीदारी का है नहीं और सेंटीमेंट बहुत कमज़ोर है। तो ये अब ये तीसरा फैक्टर जो आ रहा है ना, ये नई 24,000 के नीचे की, आई होप कि ज़्यादा लंबी शुरुआत ना हो, ज़्यादा ना हो, लेकिन 24,000 के नीचे जब हम आकर वापस कर रहे हैं, तो अब इस बार का जो फैक्टर है वो फैक्टर रिजल्ट का भी नहीं है। मतलब रिजल्ट जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, एडिशनल फैक्टर की बात कर रहा हूँ। रिजल्ट और एफआईएस तो अपनी जगह ही है। अब रिटेल की तरफ से जो पोजीशन छोड़ने का पैनिक हो रहा है, वो बाजार को थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें हो ये रहा है कि एफआईएस दिग्गज बेचते, कोई एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बेचेंगे, लोकल फंड्स हाथ रोक के बैठते हैं कि मुझे मिड कैप स्मॉल कैप तो लेनी ही है ना, और जिनके पास मिड कैप स्मॉल कैप है वही बेच रहे हैं। तो आई थिंक ये सबको मिला के थोड़ा पैनिक जैसा माहौल है, थोड़ा पैनिक जैसा माहौल बना हुआ है।
तो क्या करें सर, फिर थोड़ा लेवल्स बताइए कहाँ पर हमें समझना चाहिए बाजार स्टेबल होंगे, या कुछ अहम लेवल जहाँ से मूड माहौल बदल सकता है? दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है दीपा आज क्लोजिंग के लिहाज से। पहला 24,000। ओके। अक्टूबर के महीने में भी हमने 24,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी। 23,995 का लोएस्ट क्लोजिंग था, एज गुड एज 24,000। जी। 24,000 के नीचे बंद होने पर थोड़ी सी रिस्क नीचे की खुल जाती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उससे चिंतित अभी नहीं हूँ। उसका रीज़न बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया कारण बताता हूँ। हमने 2 बार बॉटम बनाए 23,800 के आसपास और वहाँ से घूमे 24,500 तक, करेक्ट। फिर 23,800 के नज़दीक पहुँच रहे हैं, लेकिन 23,750 ये निफ्टी पर अगला बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्लोजिंग बेसिस पर। और वो ये कि करीबन 105 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो चुके हैं दीप कि हम 23,750 के नीचे बंद नहीं हो रहे। तो इसको आपको बहुत मजबूत 2-5 सेशन, एक दो इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि मैं 400 देखता नहीं, मैं अंदाज से नोट करके रखता हूँ, उससे आता है। तो 23,750 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे बहुत बड़ा सपोर्ट है। 23,750 के नीचे अगर आप बंद होंगे तो आपका जो ट्रेंड है पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगा। और वो इसलिए भी हो जाएगा तब आप 10% से ज़्यादा के करेक्शन में आ जाएंगे। अभी तक आप 10% के जो जिसको कहते हैं ना एक रनिंग करेक्शन वाली रेंज है, 10% से ज़्यादा करेक्शन होते हैं मार्केट करेक्शन रेंज में आता है, और 20% से नीचे गिरता ही टॉप से आप मंदी के मार्केट में आ जाते हैं। सो मेरे हिसाब से 23,750 क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वो ध्यान में रखिए। क्लियर है? अब आइए अगला सपोर्ट 23,600 23,800 की रेंज में, वो वही 23,700। अगर आप आज 24,000 के नीचे रहते हैं तो बैंक निफ्टी 50,875 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्लोजिंग के लिहाज से। इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे बंद होता है तो 50,200 50,600 अगला सपोर्ट निकल कर आएगा बैंक निफ्टी पर, जहाँ पर आप डबल बॉटम बना चुके हैं, हो सकता है ट्रिपल बॉटम बनाए। और बैंक निफ्टी में भी दीप है ना, ठीक इसी तरह से 49,750 एक ऐसा लेवल है जहाँ 105 ट्रेडिंग सेशन के लगभग हो गए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दो लेवल बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आ रहे हैं। जो 100 ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा आप उसको होल्ड कर रहे हो, वो 23,750 और 49,750, 49,750, जो कि यहाँ से 1200-1500 पॉइंट आपका दूर है, और निफ्टी का आपका करीबन 200-250 पॉइंट दूर है। बट ये है कि निफ्टी ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी वो लेवल काफ़ी दूर है। अब 50,250 600 इमीडिएटली आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। HDFC बैंक और SBI, आज इन दो की वजह से बैंक निफ्टी का भी मूड बिगड़ा है और बाजार का भी।